गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं बीए में आपको जो कंपलसरी सब्जेक्ट पर्यावरण करवा रही हूँ, पर्यावरण में आपका चल रहे हैं प्राकृतिक संसाधन। तो मैंने प्राकृतिक संसाधन में आपको करवाया था वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन और उसके बाद आपका था शक्ति संसाधन, यानी कि जो ऊर्जा या विद्युत कैसे उत्पन्न होती है उसके बारे में बताया था। और शक्ति संसाधन के बाद में मैंने जो आपके शक्ति संसाधन में थे उसमें मैंने आपको प्राकृतिक गैस, बायोगैस, सौर ऊर्जा द्वारा पवन ऊर्जा होगी, ये सारी इन सब ऊर्जा विद्युत के बारे में आपको बताया था कि कैसे कैसे ये प्राप्त होती है हमें। और आज की क्लास में आपको मैं मरुस्थलीकरण के बारे में बताऊंगी कि मरुस्थलीकरण होता क्या है। तो जो ये हमारा प्राकृतिक संसाधन का ये लास्ट टॉपिक है, मरुस्थलीकरण कि क्या होता है। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? मरुस्थलीकरण है कि मरुस्थल है, मरुस्थल ऐसे भूभाग को कहते हैं। मरुस्थल किसे कहते हैं? ऐसे भूभाग को कहते हैं जहाँ पर की जो वर्षा है, वर्षा का अभाव पाया जाता है, वहाँ पे वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है और जो वहाँ पे उर्वरा होती है, जैसे कि हमारी कृषि को बढ़ाने के लिए अगर उर्वरक भूमि होएगी तो तभी वहाँ पे कृषि उत्पन्न होती है, नहीं तो कृषि उत्पन्न नहीं होती, वहाँ बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो जो हमारा मरुस्थल है, मरुस्थल में उर्वरा होती है वो तो क्या होती है, ना के बराबर होती है, इसलिए वहाँ पे कृषि नहीं की जाती और पानी का भी वहाँ पे अभाव पाया जाता है। और जलाभाव के कारण जो है कि पशुओं के लिए चारा, यानी कि जलाभाव के कारण जो है कि पशुओं का चारा वनस्पति के अभाव के कारण होता है, जो कि के लिए उर्वरा की आवश्यकता पड़ती है। और जो हमारा जलाभाव के कारण जो हमारी वनस्पति है, अगर जल नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, वनस्पति नहीं है, वनस्पति भी नहीं होगी और जो है कि चारे का भी अभाव होता है मरुस्थलीकरण पर। और मरुस्थलीकरण पर जो वन्य जीव होते हैं, वन्य जीवों का भी अभाव होता है। वहाँ पे जो ईंधन के लिए लकड़ी, जलाऊ लकड़ी भी की कमी होती है, क्योंकि अगर जल नहीं है, जल के कारण वहाँ पे वनस्पति नहीं है, वनस्पति का अभाव है तो चारे का भी अभाव पाया जाएगा। और जो हमारा वहाँ पे ईंधन, अगर ईंधन के लिए लकड़ी का भी अभाव पाया जाएगा और लकड़ी उपाव है। और जो हमारे गर्म मरुस्थल हैं, जहाँ की जो हमारी गर्म मरुस्थल क्षेत्र में तापमान बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, मरुस्थल में जो कि है तापमान बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही गर्मी पड़ती है। और जहाँ पे शीत मरुस्थल है, जहाँ पे रेतीले मरुस्थल है, वहाँ पे क्या होता है, तापमान बहुत अधिक होता है। और जहाँ पे बर्फ वाले मरुस्थल है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है। शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो तापमान है बिल्कुल ही कम होता है। और जो हमारा मरुस्थलीकरण है, मरुस्थलीकरण जो मानव की क्रियाओं द्वारा प्रमुखतः, यानी कि जो मानव है उसकी क्रियाओं पर भी यह प्रमुखतः शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क, अदर और आर्द्र प्रदेशों की भूमि का ह्रास है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? ड्रैगन द्वारा UNEP सम्मेलन में। किसके द्वारा? ड्रेग ने इसके द्वारा द्वारा जो परिभाषा दी गई है कि जो मरुस्थल है, मरुस्थलीकरण में क्या होती है, मुख्यतः वहाँ पे मरुस्थलीकरण मानव क्रियाओं द्वारा मुख्यतः वहाँ पे शुष्क, अर्ध और आर्द्र शुष्क, यानी कि दोनों तरीके का प्रदेशों की भूमि का ह्रास है। यह परिभाषा ड्रैगन द्वारा UNEP सम्मेलन, कौन सा? UNEP सम्मेलन, कौन सा? UNEP
सम्मेलन, UEP क्या हो गया आपका सम्मेलन में दी गई है ये परिभाषा। इस परिभाषा को रियो पृथ्वी सम्मेलन, कौन सा रियो, कौन सा पृथ्वी सम्मेलन, रियो पृथ्वी सम्मेलन, रियो पृथ्वी सम्मेलन, रियो पृथ्वी सम्मेलन है जो रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, कौन सा 1992, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में और विस्तृत करते हुए दिया गया है, जिसके अनुसार मरुस्थलीकरण एक क्या है प्रकर्म है, जो कि मरुस्थलीकरण है वो क्या है एक प्रकर्म है, जो कि जलवायु के उतार चढ़ाव, मानवीय क्रियाओं, मानव की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जलवायु का उतार चढ़ाव और जो मानव की प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रियाओं और जैविक क्रियाओं, कौन सी प्रतिक्रियाओं और जैविक क्रियाओं द्वारा शुष्क एवं अदरशुष्क या शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में बढ़ता है। जबकि ये जो मानवीय प्रतिक्रियाएं होती हैं, जलवायु के उतार चढ़ाव के कारण जो मानवीय प्रतिक्रियाएं होंगी या जीवों की जो जैविक क्रियाएं होंगी, जैविक क्रियाओं द्वारा उसमें शुष्क, अदरशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में बढ़ता है। और जो विश्व का मरुस्थलीकरण को निम्न प्रकार से माने जाते हैं, यानी कि जो विश्व में मरुस्थलीकरण है, मरुस्थली के निम्न कारण माने जा रहे हैं कि किस किस कारण से जो मरुस्थलीकरण हो रहा है। तो इसमें एक नंबर ये है कि जो हमारे वन हैं, वनों को लगातार काटा जा रहा है और उसके साथ ही जो पशुओं की अनियंत्रित चराई और पशुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस कारण भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है और साथ ही जो भूमि है वो बंजर होती जा रही है और जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। और जो हमारी लकड़ी का क्या करते हैं, जब लकड़ी का कोयला बनाने के लिए दूर दूर तक वनों को काटना और जैसे कि सूडान की राजधानी, किसकी, सूडान की राजधानी, सूडान एक देश है, सूडान की राजधानी कौन सी, खार्तूम, कौन सी, खार्तूम, कौन सी राजधानी, खार्तूम, सूडान देश की राजधानी है जो खार्तूम है। वहां पे क्या है कि खार्तूम जो राजधानी है वहां पे चारों ओर वनों का नाश हुआ है। जो हमारा मरुस्थलीकरण है, वृक्षों की जड़ों जो कि मिट्टी में नमी बनाई रखते हैं, यानी कि जो वृक्षों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी में क्या करती हैं, नमी बनाई रखती हैं, मिट्टी को में पानी को सोखे रखती हैं, इन्हें ईंधन के लिए काटना और इसके साथ ही जो हमारा भारत में राजस्थान मुख्यतः मरुस्थलीय प्रदेश है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 57.42, यानी कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका कितना है 57.42%, 57.42% जो भूमि है वो कैसी है, राजस्थान का शुष्क क्षेत्र है। यानी कि राजस्थान के कुल क्षेत्र में से जो 57.42% एरिया है वो क्या है, शुष्क क्षेत्र राजस्थान में है। और जो 36.47 जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से 57.42 जो है वो है शुष्क
जो है राजस्थान का कितना 36.47 कितना 36.47% जो भाग है राजस्थान के कुल भाग का 36.47 वो है अर्ध शुष्क क्षेत्र कितना अर्ध शुष्क क्षेत्र अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी कि 57.42 शुष्क है और 36.47 अर्ध शुष्क क्षेत्र है राजस्थान का टोटल जो क्षेत्रफल है उसमें से। और सबसे बड़ा मरुस्थल है जो पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है। जैसे कि अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये बड़ा एरिया है भारत का। राजस्थान में जो ये पश्चिमी एरिया है जो ये राजस्थान है भारत का, तो ये सबसे यहाँ पे राजस्थान का पश्चिमी भाग है जो सबसे अधिक मरुस्थल वहां पे फैला हुआ है। और जो आगे मरुस्थलीकरण को बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, पहले तो मैंने इसके कारण बताए थे, अब मैं जो बता रही हूँ इसके उपाय। तो इसमें सबसे पहले जो पहला उपाय है कि हमें क्या करना चाहिए, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो उसके क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए कि जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उसको किन किन उपायों के माध्यम से रोका जा सकता है। तो अब मैं आपको करवा रही हूँ इसमें उपाय, मरुस्थलीकरण के उपाय कि कैसे रोक सकते हैं जो हमारा मरुस्थल बढ़ रहा है। तो इसमें 1 नंबर हमारे को क्या करना है कि मरुस्थल में जो जलाभाव यानी कि जल का अभाव पाया जाता है, जल की कमी पाई जाती है, उस समस्या को हमें क्या करना है, दूर करना है कि हम वहां पे जल को कैसे एकत्रित करें। इन हमारे जो इन उपायों को हमें खोजना होगा। उसके साथ ही जो हमारी रेतीली भूमि है, यानी मरुस्थल की जो रेतीली भूमि है वहां पे क्या करना है, सघन वनस्पति वहां पे जो हमारी सघन वनस्पति है उसको लगाना है, जिसको जल की कम आवश्यकता पड़े, ऐसे वनों को हमें वहां पे उस मरुस्थल पे लगाना चाहिए। उसके साथ ही जो हमारे वृक्षों की कटाई लगातार हो रही है उस पे प्रतिबंध लगाना है। उसके बाद जो हमारा अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला के सभी अंतरालों में जो घनी हरी सुरक्षा की पट्टियां विकसित की जाए, यानी कि जो हमारा अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत में के सभी अंतरालों में जो घनी हरी सुरक्षा की पट्टियों को विकसित किया जाए, जिससे कि जो हमारा मरुस्थल का पूर्वी राजस्थान यानी कि पूर्वी राजस्थान को में प्रसार न हो सके, मरुस्थल का पूर्वी राजस्थान में क्या हो प्रसार न हो सके, यानी कि पूर्वी राजस्थान में ऐसे जो पहाड़ी नुमा एरिया है वहां पे मरुस्थल न बन जाए, तो इसके लिए हमें वहां पे जो कि हरी की सुरक्षा की यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। उसके बाद है ईंधन के लिए अन्य स्रोत हो, यानी कि ईंधन को लकड़ी के जो हमारी लकड़ी जलाने के काम में लाते हैं, उस लकड़ी के अलावा जो हमें कुछ स्रोत उसके अलग से स्रोत होने चाहिए। उसके साथ ही जो हमारे चारागाह है, यानी कि जो जंगल है उनका समुचित विकास हो। उसके बाद जो हमारा आगे इसमें है, ये तो थे पहले मरुस्थलीकरण के बारे में बताया कि मरुस्थलीकरण होता क्या है, उसके बाद किस कारण से हो रहा है, उसके बाद उसके हो गए उपाय। अब है केंद्रीय शुष्क जो है क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय शुष्क आगे टॉपिक है जो आपका जो वो है केंद्रीय टॉपिक आगे वाला आपका है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्रीय
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अनुसंधान संस्थान, देखिए जो हमारा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? काजी। कहाँ पे? काजी। काजी है, जो केंद्र सरकार द्वारा 1959, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा 1959 केंद्र सरकार द्वारा 1959 में जोधपुर में, यहाँ पे जोधपुर में जो है कि काजरी की स्थापना कर, किसकी? काजरी की स्थापना किसने की थी? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने 1959 जोधपुर में काजरी जो है कि शुष्क स्थापना कर मरुस्थल के विस्तार को, यानी कि मरुस्थल जो बढ़ रहा है उसके विस्तार को रोकने और नियंत्रण करने के प्रयास किए गए हैं इस संस्थान के माध्यम से, कि मरुस्थल है जो उसको ज्यादा बढ़ावा न मिले, यानी कि जो भूमि बंजर होती जा रही है, रेतीली होती जा रही है, तो उसको अधिक बढ़ावा न मिले। तो इसलिए केंद्र सरकार ने एक कानून चलाया है, कब? 1959 में। उसके बाद इसमें है आगे वाला जो है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, अपना टॉपिक था, मेन टॉपिक था प्राकृतिक संसाधन, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है के संरक्षण में एक नागरिक का योगदान की, यानी कि जो हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उन प्राकृतिक संसाधनों को जो उनकी में कमी आती जा रही है, उस कमी को रोकने के लिए हर नागरिक के प्रत्येक नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, तो उसके बारे में बताती हूँ कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनकी दी हुई नीति सभी के काम आती है। इनका संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति के योगदान और ऐसी सोच से ही होगा जिसमें स्वीकार किया जाए कि ये संसाधन क्या है, अमूल्य है, कि इन्हें हमें प्राप्त करने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो सिर्फ कानूनों की, अगर हम सिर्फ कानून ही बना दें तो ये कानूनों से संभव नहीं है, बल्कि जो नागरिक है देश के, जो भी हमारे विश्व के जितने भी नागरिक हैं, उनका सबका ये फर्ज बनता है कि हमें इनको, क्योंकि ये कम होते जा रहे हैं, तो इनको हम किस तरीके से बचा सकते हैं और क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो इसके लिए जो योगदान देना चाहिए वो योगदान कौन कौन से हैं? एक नंबर ये है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना, फिर ईंधन के रूप में जो हम लकड़ी का ले रहे हैं, जो हम अगर हमारे को ईंधन चाहिए उस ईंधन में अगर हम लकड़ी का काम कर ले रहे हैं, तो उस लकड़ी की जगह हमें सौर ऊर्जा की जो किरणें हैं उनका सौर ऊर्जा का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए। उसके बाद ही जो भी हमारे निकट के स्थानों के लिए मोटर वाहनों का प्रयोग न करके, और जो भी हमारी खनन, यानी कि जो भी हमारी खदानें हैं, खाने हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए खानों द्वारा इमारती पत्थरों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो हमारे पत्थर लगाए, खदानों से जो पत्थर निकलते हैं उनका उपयोग एक सीमा तक होना चाहिए। उसके साथ ही वर्षा का जो जल है उसकी एक एक बूंद को एकत्रित करके बगीचे, सिंचाई, सफाई आदि में इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा स्वच्छ पानी है व्यर्थ व अत्यधिक काम न लेकर, और वनों की जो है कटाई और चराई को रोककर, जो भी हमारे व्यावसायिक उपयोग के लिए प्राकृतिक का अतिदोहन हो रहा है उनका न करें, यानी कि जो भी हमारे उद्योग धंधे चलाए जा रहे हैं, व्यवसाय चलाए जा रहे हैं, तो उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको व्यर्थ में न बहाकर उनका उचित तरीके से निस्तारण करना चाहिए। उसके साथ ही जो हमारे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों के, जो ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उन संसाधनों के संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का पालन करके
और अधिकतर जो हमारी जैविक खाद है, जैविक खाद व वनस्पति कीटनाशकों का यानी कि उस खाद की जो कीटनाशक उपयोग में लाई जा रहे हैं उनकी जगह हमें जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका विवेकपूर्ण और सुस्थिर जीवन शैली यानी कि साधारण सुस्थिर जीवन शैली का अर्थ है कि उसमें कहीं भी अतिरेक समावेश न हो, कि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका हमें अत्यधिक दोहन नहीं करना, बल्कि हमें उनके बचा के रखना। उनको बचाने के लिए हमें जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उन सबका ध्यान रखना, साथ में हमें भी उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करनी है। और जो हमारे पर्यावरण का विकास एक दूसरे के पूरक है, जल जमीन जंगल सहेजने अवधारणा जो हमारे जीवन में उतार कर वह इन सभी का विवेकपूर्ण उपभोग करना चाहिए। एक सुस्तर जीवन शैली है जो हमारी भौतिकवादता की जो अंधी दौड़ है उसमें न शामिल होना सबसे अच्छी जीवन शैली है। जितने भी हमारे इमारती पत्थर हैं आजकल शहरों में अविवेकपूर्ण से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आवश्यकता है वहां तो ठीक, किंतु बड़े बड़े जो हमारे भवनों के बाहर हैं, कहीं करौली स्टोन है तो कहीं जोधपुर का लाल पत्थर, यह एक विवेकपूर्ण उपभोग है। यानी कि हमारे जो पत्थर जहाँ पे हमें जरूरत है उनका उपयोग करना चाहिए, व्यर्थ में उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा जो प्राकृतिक जितने संसाधन थे उन सब के बारे में मैंने आपको बताया है और इनकी सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। तो इसके साथ ही हमारी आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।